नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल। आई एम MBBS MD फार्माकोलॉजी। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आज हम लोग देखेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक के फार्माकोलॉजिकल एक्शन विद ड्रग्स। और मैं इन दोनों को आपस में कॉन्ट्रास्ट करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाली वीडियो में हमने क्लियर किया था कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम is stimulatory at all places except हार्ट, ठीक है ना। ये हमने बात की थी, ये वाली पैरासिम्पैथेटिक सभी जगह स्टिमुलेटरी होता है एक्सेप्ट हार्ट। तो आप इसी को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो इधर हम सबसे पहले ऑर्गन्स की बात करेंगे। फर्स्ट इधर ऑर्गन्स की बात करेंगे, कहाँ पे स्टिमुलेटरी होता है, ठीक है ना। एंड फिर हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज को बढ़ाती है, और इनको बोलते हैं कोलिनर्जिक भी, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। और जो इन रिसेप्टर्स के थ्रू ब्लॉक करता है उनको बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक, और एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। तो आप इसको पढ़ने से पहले एक बार पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन केडी त्रिपाठी से बिल्कुल याद कर लें, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लासिफिकेशन, और वो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स पढ़ लें, कोलिनर्जिक ड्रग्स। और कोलिनर्जिक ड्रग्स में एक दूसरा ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं एंटी कोलिनेस्टरेज, जो एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है और एसिटाइल कोलिन की कॉन्सेंट्रेशन साइनेप्सिस में बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड एंटी कोलिनेस्टरेज, ठीक है ना। तो कोलिनर्जिक ड्रग और एंटी कोलिनेस्टरेज, ठीक है ना। इसका क्लासिफिकेशन आप देख लो। इन दोनों की एक्टिविटी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की होती है, ठीक है ना। और इधर पैरासिम्पैथोलाइटिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, इनको एंटी मस्कैरिनिक ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स भी बोलते हैं क्योंकि मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे ही एक्ट करता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा आप ये समझो पहले कि अब इसमें आप ये देख लो कि पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। उसमें रिसेप्टर होते हैं M1, M2, M3, ठीक है ना। M के 3 रिसेप्टर होते हैं मस्कैरिनिक के, M1, M2, M3। और निकोटिनिक के होते हैं NM न्यूरोमस्कुलर और NN, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है M1 जो रिसेप्टर होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है, बस पहले खाओ, ठीक है ना। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। और जो M2 होता है इसके बाद होता है हार्ट, ठीक है ना। M2 किस पे होता है? हार्ट। और बाकी जितने भी प्लेसेस हैं वहां पे M3 होता है, ठीक है ना। आप इसकी लोकेशन एक बार वापस से देख लो। मस्कैरिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर कौन से होते हैं? मस्कैरिनिक 3 टाइप के होते हैं जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हैं। वैसे 5 टाइप के होते हैं पर हम 3 टाइप के ध्यान रखेंगे, M1, M2, M3। M1 कहाँ पे होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, ठीक है ना। M2 कहाँ पे होता है? हार्ट में। और बाकी जितने भी प्लेसेस मैं आपको बताऊंगा उस जगह M3 होता है। तो आपको केवल ये 2 देखने हैं, इसके बाद ऑटोमेटिक सब जगह M3 होगा। और NM जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो होता है उसको बोलते हैं NM, ठीक है। और जो गैंग्लियाज में होता है वो NN रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। तो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे आपको याद रखना है NM रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। अब इधर उल्टा आ जाए तो जो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग है जिनको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं, तो ये एक मिसनोमर है। अल्टीमेटली जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है ना वो एंटी मस्कैरिनिक ड्रग होती है। वो केवल मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है, निकोटिनिक को ब्लॉक नहीं करती। जो निकोटिनिक को ब्लॉक करती हैं उनको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कहते हैं। जो NM रिसेप्टर को जो ब्लॉक करती हैं उनको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, जिनको बोलते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक है ना। ओके। और जो NN को रिसेप्टर को ब्लॉक करती है उनको बोलते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर। NN रिसेप्टर को जो ब्लॉक करती है वो होती है गैंग्लियन ब्लॉकर। NM रिसेप्टर को जो ब्लॉक करते हैं वो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर।
और जो मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है वो ड्रग होती है एंटी मस्करनिक, और इनको बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है ना। तो आप ये रिसेप्टर याद रखोगे तो आपको बहुत सारी पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं। अब सबसे पहले ऑर्गन मैंने लिखा है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट हार्ट। तो हार्ट को लेते हैं, तो हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा पैरासिम्पैथेटिक का, डिप्रेसेंट इफेक्ट होगा। तो हार्ट पे क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट इस पे क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और कंडक्शन, कार्डियक कंडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, ये इसका इफेक्ट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप ये देखो कि मैं हाथ क्या थी आपको ड्रग्स भी बताता जाऊंगा, ठीक है। आप देखो, अब सपोज करो इस सिस्टम को, अच्छा रिसेप्टर कौन सा होगा बताओ, अपने आप याद करो, हार्ट पे कौन सा था, M2, ठीक है, तो इसमें M2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई कहने वाली बात ही नहीं। ब्रेडिकार्डिया करने, अब सपोज करो मैं इस M2 को ब्लॉक कर दूं, ब्लॉक करती कौन सी ड्रग करेंगे, एंटी मस्करिनिक ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करती क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया, ठीक है। तो यानी कि मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये टैकीकार्डिया करती, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैकीकार्डिया करती, ठीक है ना। अब आप क्लासिफिकेशन में देखोगे तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी होती है, जो मोस्ट कॉमन ड्रग होती है प्रोटोटाइप होती है एट्रोपिन, ठीक है। तो हम एट्रोपिन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, अभी एट्रोपिन की बात कर लेते हैं। आप ये ध्यान रखना पहले क्लासिफिकेशन दोनों के आप याद कर लेना, जैसे पूरा लेक्चर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो एट्रोपिन की बात कर लेते हैं, जो ड्रग एंटीकोलिनर्जिक है, तो एट्रोपिन टैकीकार्डिया करता है, ठीक है। अब एट्रोपिन टैकीकार्डिया करता है, तो आप ये देखो ड्रग कैसे यूज होती है, तो जिन कंडीशन में हार्ट का कंडक्शन कम है उसमें हम एट्रोपिन को यूज करें तो वो टैकीकार्डिया कर देगा। तो एट्रोपिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। एक कंडीशन साइनस ब्रेडिकार्डिया होती है, इसके अंदर हार्ट रेट कम हो जाती है, और हार्ट ब्लॉक, ठीक है, कोई हार्ट ब्लॉक हो, हार्ट रुक गया तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और डिजिटलिस इंड्यूस, ये डिजिटलिस ड्रग होती है CHF में देते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं, आगे आप देखेंगे कभी। तो डिजिटलिस इंड्यूस्ड AB ब्लॉक, ठीक है, AB ब्लॉक एंड ब्रेडिकार्डिया। तो डिजिटलिस क्या करता है, अरिथमियास कर देता है, जिसको ब्रेडी अरिथमियास कहते हैं, ठीक है, उसकी कंडक्शन को कम कर देता है, वो AB ब्लॉक कर देता है, ओके। तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन आपने देखा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हार्ट पे इफेक्ट डिप्रेसेंट है, तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा एंटीकोलिनर्जिक का, वो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा देगा। तो इसलिए एट्रोपिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर AB ब्लॉक, ओके, साइनस ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक, और या बोल दो डिजिटली इंड्यूस AB ब्लॉक ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस होगी आपकी एट्रोपिन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, AB ब्लॉक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आप देख लो इमरजेंसी कंडीशन होती है तो IV ही देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया पहला हार्ट। अब हार्ट आपने देख लिया, इसके बाद जो भी मैं इफेक्ट बताऊंगा पूरे के पूरे कैसे होंगे, स्टिमुलेटरी, ठीक है। तो आप सबसे पहले जाते हो इसमें स्टिमुलेटरी। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आईज, ठीक है। आईज का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं आई में क्या होता है। आई में देखो क्या होता है कि सर्कुलर मसल ऑफ आई, इसमें क्या होता है, सर्कुलर मसल आई पे कौन सा रिसेप्टर कौन सा होगा, केवल आपको 2 रिसेप्टर देख रहे हैं, M1 गैस्ट्रिक, M2 और बाकी M3 होगा डेफिनेटली, ठीक है। सर्कुलर मसल ऑफ आई पे क्या होगा, स्फिंक्टर प्यूपली होती है, स्फिंक्टर प्यूपली क्या करेगी, मियोसिस, ठीक है ना, ये मियोसिस होगा। और ये मियोसिस क्या काम आता है, मियोसिस, ये मियोसिस किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, अक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा, अक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। अक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा में क्या हो जाता है कि जो इरिडियो कॉर्नियल एंगल है, जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो एंगल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, इरिडियो कॉर्नियल एंगल, ठीक है ना, ये कम हो जाता है, तो इसको रिवर्स करता है ये, ठीक है ना, बाय डूइंग द मियोसिस। तो सर्कुलर मसल आई में क्या हो जाता है, मियोसिस, ठीक है। और एक क्या होता है आपका सीलियरी मसल, सीलियरी मसल ऑफ आई। सीलियरी मसल में क्या करेगा, ये अकोमोडेशन प्रोड्यूस करता है, तो इसको बोलते हैं अपन स्पास्म ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। एक्टिविटी को बढ़ाएगा, सर्कुलर मसल की क्वांटिटी बढ़ाएगा, सीलियरी मसल की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, स्पास्म ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगा, अकोमोडेशन फॉर नियर विजन, ठीक है ना, ओके। तो इसका कहाँ ये, और ये जो अकोमोडेशन होगा ये जो सीलियरी मसल में होता है, इसके कारण क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में, ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है।
तो इन ड्रग्स को जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है इनको अपन क्या बोलते हैं, मियोटिक्स भी बोलते हैं। इन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, मियोटिक्स। मियोटिक, सिंपल फॉर्म मियोटिक। जैसे एग्जांपल है पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन। और सेकंड है फाइजोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन, ठीक है। तीसरी इकोथायोफेट, इकोथायोफेट। तो आप क्लासिफिकेशन में देखो, पाइलोकार्पिन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और फाइजोस्टिगमिन इकोथायोफेट कौन सी वाली ड्रग्स है, ये एंटी कोलिनेस्टेज है। आप क्लासिफिकेशन में देखना है इसको। तो पाइलोकार्पिन कहाँ यूज करते हैं, ये मियोटिक्स होती है, मियोसिस प्रोड्यूस होकर अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में काम आती है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में काम आती है, ठीक है। ऐसी फाइजोस्टिगमिन इकोथायोफेट है, ये भी ओपन एंगल ग्लूकोमा में काम आती है। तो इनका एक्शन किस तरह से होता है, दे कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर मसल ऑफ द आई एंड द सीलियर मसल ऑफ आई, दे प्रोड्यूसेस द मियोसिस, है ना। और मियोसिस करते क्या हो जाता है, जो आइरिस कॉर्निया के बीच जो एंगल ऑब्लिटरेट हो जाता है उसको रिवर्स कर देती है, ठीक है। और अकोमोडेशन प्रोड्यूस करके ये सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करके वो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो को बढ़ा देती है, ट्रेबेकुलर आउटफ्लो। अपन सेपरेट ग्लूकोमा का अलग से देखेंगे, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और रिसेप्टर कौन सा होता है, M3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उल्टा आ जाओ, एंटीकोलिनर्जिक में क्या हो जाएगा, अब एट्रोपिन लाइक ड्रग क्या करेंगी, एट्रोपिन इसके थ्रू करके क्या कर देगी, मिड्रियासिस, ठीक है, मिड्रियासिस, ठीक है। और स्फिंक्टर इसको सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करके क्या कर देगी, साइक्लोप्लीजिया, जिसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन, जिसको बोलते हैं साइक्लोप्लीजिया। तो ये मिड्रियासिस बेस्ड साइक्लोप्लीजिया है, ठीक है। तो आप मेरी आई की वीडियोस देखना, उसमें क्या होता है, तो ये तो एक्टिव मियोसिस हुआ, ठीक है, और ये पैसिव मिड्रियासिस हुआ। ये तो एक्टिव मियोसिस हुआ था बाय द पाइलोकार्पिन लाइक ड्रग, और ये क्या हो गया, पैसिव मिड्रियासिस, ठीक है, बाय द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो मिड्रियासिस विद साइक्लोप्लीजिया, ठीक है। तो ये ड्रग्स कौन सी होती हैं आपकी, एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, ठीक है, जिनको मिड्रियाटिक साइक्लोप्लेजिक में आपके क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है, देखना आप। एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड, ठीक है, ये सब ड्रग होती है। अब इसमें चूंकि मिड्रियासिस विद साइक्लोप्लेजिक करते हैं, तो कहाँ की ड्रग ऑफ चॉइस है, ट्रोपिकामाइड कहाँ की ड्रग ऑफ चॉइस है, टेस्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ये डिटेल में मैंने वीडियो में बताया हुआ है, टेस्टिंग और तो ये डायग्नोस्टिक में टेस्टिंग और रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर काम आती है, और थेराप्यूटिकली किसके अंदर काम आती है। अब आप देखो, ये क्या करती है, सिलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिलियरी मसल को रिलैक्स करती है। तो सिलियरी मसल को रिलैक्स करने से क्या है कि आई के अंदर जो स्ट्रेनिंग है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशन होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जैसे आयराइटिस, इरिडोसाइक्लाइटिस, इन्फ्लामेशन होता है, केरेटाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। इन सब में क्या होता है, जो सिलियरी मसल होता है वो यदि स्पास्म रहता है उनका क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है, स्पास्म हो जाता है, तो इसलिए इसमें पेन होता है। तो ये जो ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, मतलब एट्रोपिन लाइक ड्रग, ये ड्रग इनकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन कंडीशंस में। क्यों, क्योंकि ये सिलियरी मसल को रिलैक्स करके इसमें यूज होती है। थेराप्यूटिकली दे आर यूज फॉर आयराइटिस, इरिडोसाइक्लाइटिस, केराटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर। और डायग्नोस्टिकली देखें तो टेस्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है, उसके अंदर हम ट्रोपिकामाइड ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बच्चों के अंदर एट्रोपिन, लेस देन 5 ईयर यदि चाइल्ड है तो उसके अंदर एट्रोपिन ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्यों, क्योंकि उसमें मोस्ट पोटेंट, मतलब मोर पोटेंट आपको मिड्रियासिस चाहिए, मोर पोटेंट, ठीक है। तो उनकी जो सिलियरी जो मसल्स होती है ना, वो थोड़ी टाइट होती है, ठीक है। तो ऐसे इसलिए हम एट्रोपिन वहां पे देते हैं, ठीक है। जनरली ट्रोपिकामाइड इज ड्रग ऑफ चॉइस। क्यों इसे ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है, क्योंकि ये इसका एक्शन फास्ट होता है और कम देर तक रहता है, तो इसलिए ब्लरिंग ऑफ विजन कम देर तक रहती है इसमें, ठीक है ना। ओके, ब्रीफेस्ट सेक्शन और फास्टेस्ट सेक्शन, इसलिए ट्रोपिकामाइड इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेस्टिंग और रिफ्रैक्टिव एरर इन द एडल्ट पॉपुलेशन। ओके, नाउ कम टू द थर्ड थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी। अब रेस्पिरेटरी में क्या होगा, रेस्पिरेटरी में ये क्या करता है, एक तो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी के अंदर एक तो भाई सेम स्टिमुलेटरी है, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, ठीक है। आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। साथ में क्या करता है, सीक्रेशंस बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस बढ़ा देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये ब्रोंकियल अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है ना। और यदि मान लो इसको ब्लॉक कर दे तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडायलेशन, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेशन होने से और सीक्रेशन कम हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, एक तो होती है ब्रोंकियल अस्थमा,
ठीक है। एक कंडीशन और होती है जहां पे थोड़ा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है और सीक्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। यस, उस कंडीशन को बोलते हैं सीओपीडी। सीओपीडी तो जितनी भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये सीओपीडी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लाइक आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब आपसे पूछा आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम क्या करती है, तो ये ड्रग क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, एंटी मस्करनिक। ठीक है, ये कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, ऑब्वियसली रेस्पिरेटिव कौन सा हुआ, M3, सेम M3 रेस्ट ऑफ पीस। तो ये M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ब्रोंको डायलेशन करती हैं। ठीक है, सीक्रेशंस को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली सीओपीडी के अंदर रिलीफ मिल जाता है। ओके, अब आप लोग एस्थमा में, एस्थमा के अंदर क्या होता है, आप ध्यान करो, बीटा-2 एगोनिस्ट ड्रग होती हैं, लाइक साल्बुटामोल, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। ठीक है ना, वो आगे हम देखेंगे। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज जीआईटी। अब जीआईटी के अंदर क्या होता है, जीआईटी में क्या करेगा, वही कॉन्ट्रैक्शन, तो स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ओके, और सीक्रेशंस बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, डायरिया प्रोड्यूस कर देगा, डायरिया प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई जीआईटी का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया, सीक्रेशंस बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ ये वाली ड्रग कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं, ऐसी कंडीशन याद करो जहां जीआई जो है वो बिल्कुल चुपचाप बैठ गई, क्या हो गया, अटोनी हो गया। ठीक है, जैसे बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस, एक कंडीशन होती है, पैरालाइसिस हो गया, पैरालाइटिक इलियस, इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होते ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हम ये वाली दवा देते तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। तो कौन सी ड्रग होती है, बिथानेकोल। बिथाने, ये देखा क्लासिफिकेशन देखा, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, कोलिनर्जिक, बिथानेकोल। ठीक है, और कौन सी ड्रग दे सकते हैं, नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन देखो आप, एंटीकोलिनर्जिक होती है, तो बिथानेकोल नियोस्टिगमिन इज गिवन इन द पैरालाइटिक इलियस वेयर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द जीआईटी इज डिक्रीज। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ, जो एब्डोमिनल पेन होता है वो किस लिए होता है, एब्डोमिनल पेन किससे होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं जीआई सिस्टम में। ठीक है ना, तो जो इफेक्ट होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन जीआईटी कम करता है, अब वो कम कौन करेगा कॉन्ट्रैक्शंस को, एंटीकोलिनर्जिक करेगा। तो एंटीकोलिनर्जिक एक तरह से इसको बोलते हैं स्पास्मोलाइटिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं स्पास्मोलाइटिक इफेक्ट। स्पास्मोलाइटिक इफेक्ट होता है, तो पेट दर्द के काम आती है दवाइयां सब, एंटी स्पास्मोलाइटिक और एंटी स्पास्मोडिक पेन भी बोलते हैं, एंटी स्पास्मोडिक इफेक्ट। ड्रग कौन सी होती है, डाइसाइक्लोमीन, ये ड्रग होती है, आप क्लासिफिकेशन में देखोगे तो पता लग जाएगा। तो और स्पास्मोडिक पेन कहाँ पे होता है, फीमेल में आप देखो डिसमेनोरिया होता है, डिसमेनोरिया। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम साथ में पेट में दर्द भी होता है। ठीक है, स्पास्मोडिक पेन, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, डाइसाइक्लोमीन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को साथ क्या करता है, मेफेनेमिक एसिड, एक मेफेनेमिक एसिड होता है, ये क्या होता है, मेफेनेमिक एसिड NaCID होता है। तो ये मिक्स, एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एक ड्रग आती है जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिसमेनोरिया की। ठीक, तो ये डाइसाइक्लोमिन क्या होता है आपसे पूछे, तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है। अब कैसे एक्शन करता है, अब जीआईटी में कौन सा होगा, जीआईटी में केवल एक चीज याद रखो, यहां सब जगह क्या होगा, M3 रिसेप्टर, बस एक गैस्ट्रिक सेल्स जो होती है, गैस्ट्रिक सेल्स, उसमें कौन सा होता है, M1, मेनली M1 रिसेप्टर होता है, जो क्या करता है, वो क्या करेगा, मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सीक्रेशन को बढ़ा के, ठीक है ना, ओके, तो पेप्टिक अल्सर को प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है ना, ओके, हाइड्रोक्लोरिक सीक्रेशन बढ़ जाएगा, पेप्टिक अल्सर प्रेशर हो, तो गैस्ट्रिक सेल्स में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाने में मदद करता है M1 रिसेप्टर, बाकी M3 है सब जगह। ठीक है, तो अब सपोज करो, अब एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, वो क्या कर सकती है, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या कर सकती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन कम कर सकती है, तो पेप्टिक अल्सर में यूज कर सकते हैं उसको। तो ऐसी कौन सी ड्रग है, इस ड्रग का नाम है पायरेनजेपाइन और टीलेनजेपाइन। अब देखो क्लासिफिकेशन में देखना, पायरेनजेपाइन एंड टीलेनजेपाइन, ये जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक सीक्रेशन को इनहिबिट करती है और पेप्टिक अल्सर में इनका फायदा हो जाता है। तो आप बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको कि सेम जो एक्शन ये कर रहा है उसी के बेस पे या उल्टा हो रहा है और हम ड्रग यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं यहां तक फटाफट से, कि 3 रिसेप्टर होते हैं, M1, M2, M3। M1 कहां पे होता है, पहले खाओ, ठीक है, फिर बाकी कम, पहले खाओ फिर देर लगाओ, बाकी कम सब बाद में। ठीक है ना, तो उसमें M1 हो गया, M2 हार्ट हो गया और M3 रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में हो गया। ओके, तो आप इसमें ये देखो कि हार्ट के अंदर हमने क्या डिप्रेशन एक्शन है, तो ब्रेडिकार्डिया कंडक्शन कम करता है ये। ठीक है, तो इसमें टैकीकार्डिया हो जाएगा जो पैरासिम्पैथोलाइटिक, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, डिजिटलिक इंड्यूस ए ब्लॉक और ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुई, एट्रोपिन। ठीक है,
ऐसे ये सर्कुलर मसल में मियोसिस प्रोड्यूस करेगा और अकोमोडेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये किस में काम आ जाता है? ग्लोकोमा में काम आता है। ठीक है, ड्रग्स कौन सी? पाइलोकार्पिन, फाइजोस्टिकमिन और इकोथायोपिन। और यदि इनको ब्लॉक कर दो मिड्रियासिस बेस साइक्लोप्लेजिया हो जाता है, जो किस में काम आता है आपके टेस्टिंग और रिफ्रैक्टिव एरर में, और आइराइटिस, इरिडोसाइक्लासिस, केरेटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर कंडीशन में जो एट्रोपिन होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी के अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। यदि इसको ब्रोंको डायलेशन करते हैं एंटीकोलिनर्जिक से, तो सीओपीडी की ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइओट्रोपियम ब्रोमाइड। जीआईटी के अंदर क्या करता है? ये डायरिया प्रोड्यूस करता है बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्शंस। तो कुछ कंडीशंस होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर आप पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग दे सकते हो, लाइक बिथानेकोल। बिथानेकोल आप देखो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है। नियोस्टिमिन क्या होता है? एंटी कोलिनेस्ट्रेस। ठीक है, ये आप क्लासिफिकेशन देख लिया होगा आपने। और M1 के थ्रू ये गैस्ट्रिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक सीक्रेशन करके और पेप्टिक अल्सर को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो आप ये देखो, यदि हम पहले वाले को कॉन्ट्रैक्शन को M3 को ब्लॉक कर दें तो इसका इफेक्ट आता है स्पास्मोलाइटिक इफेक्ट, जिसको बोलते हैं एंटी स्पास्मो एक्शन, लाइक ड्रग इज डाइसाइक्लोमीन। तो डाइसाइक्लोमीन ये ड्रग देते हैं। ठीक है, और ऐसे M1 को यदि मैं ब्लॉक कर दूं तो गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सेलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट है। ये ड्रग जो पायरेजेपाइन टिलेंजेपाइन है, ये सेलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट है। और ये कहां पे यूज कर सकते हो आप? पेप्टिक अल्सर में। पर क्यों यूज नहीं करते? इनको यूज नहीं करते क्यों? क्योंकि बेटर ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है इनके। क्योंकि रीजन क्या है? M1 को तो ये ब्लॉक करेगी, साथ में और भी रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। ठीक है, तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका आ जाता है फिर GUT। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। इसमें क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर ले लो आप, यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर क्या होता है? ये डिट्रूसर मसल की कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करेगी, वही कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ओके, और स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? मिक्सचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचुरेशन हो जाएगा, मिक्सचुरेशन। तो इंक्रीज मिक्सचुरेशन करती है। ठीक है ना, जैसे मैं डायरिया कर रही थी ऐसे मिक्सचुरेशन प्रोड्यूस करती है। तो आप ये देखो कि ये किसके अंदर दे सकते हैं? तो सेम ये कंडीशन होती है अटोनिक ब्लैडर हो जाता है। ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहे हैं, जैसे उसकी डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट कम कर रही है, तो आप इस अटोनिक ब्लैडर के अंदर आप ड्रग दे सकते हो। कौन सी ड्रग होती है? सेम वही बिथानेकोल, जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। कई बार क्या ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन ड्यू टू अटोनिक ब्लैडर। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? आप अपनी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दो तो ड्रग कौन सी होगी? बिथानेकोल और नियोस्टिमिन। जो सेम ड्रग है ना आपकी, जो हमने अभी पैरालिटिक इलियस में यूज करी थी, वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और सपोज करो मान लो ये ड्रग और क्या होती है? यदि डिट्रूसर मसल की एक्टिविटी सपोज करो बढ़ जाए तो उसको रिलैक्स कौन सी ड्रग करेगी? रिलैक्स कौन सी रहेगी? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो इसको रिलैक्स कर देंगी, है ना। ओके, तो डिट्रू मसल को रिलैक्स किस में करेंगे? किस कंडीशन में करेंगे? जिन कंडीशन के अंदर डिट्रू मसल की इनएस्टेबिलिटी होगी, डिट्रूसर इनएस्टेबिलिटी मतलब डिट्रू मसल के कॉन्ट्रैक्शंस उसमें बहुत बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशेंट है यूरिन रोक नहीं पाता है, फटाफट से उसका यूरिन निकल जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हम उसको रिलैक्स कर देंगे। तो ऐसी ड्रग्स कौन सी होती? इसको बोलते हैं बेसाइको सेलेक्टिव एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ये अलग से एक एंटी कोलिनर्जिक में क्लासिफिकेशन में देखो, बेसाइको सेलेक्टिव है, जिसकी ट्रिक होती है सॉफ्ट सोलीफेनासिन एंटी कोलिनर्जिक है। ये इसके अंदर यूरिनरी इनकंटिनेंस के अंदर देते हैं। जब यूट्रूसर की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको रिलैक्स करने के लिए। रिसेप्टर कौन सा होगा? सेम वही M3। ठीक है ना। नाउ कम टू द 6th पार्ट, सीक्रेशंस। ठीक है, अभी सब सीक्रेशंस को बढ़ाती है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। तो कौन कौन से सीक्रेशंस बढ़ते हैं? देखो, एक तो क्या है कि GIT के पूरे सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, वो हमने देख लिया था। ठीक है, रेस्पिरेटरी के पूरे सीक्रेशन से बढ़ जाता है, वो देख लिया हमने। सैलाइवा, मोर सैलाइवेशन हो जाता है, और सैलाइवा कैसा होगा? हमेशा ध्यान रखना, वाटरी सैलाइवेशन होता है। ठीक है, वाटरी सैलाइवेशन होता है। और क्या होता है इससे? लैक्राइवेशन। ठीक है, और स्वेटिंग। ठीक है, तो ये सब इस तरह के होते हैं। तो एक कंडीशन बताओ जिसके अंदर सीक्रेशन सब कम हो जाते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है? यस, इसको बोलते हैं जोगरेन सिंड्रोम। तो इसके अंदर कौन सी ड्रग देते हैं? पाइलोकार्पिन। ठीक है, पाइलोकार्पिन और सेबीमेलाइन। ये कंडीशन होती है जोगरेन सिंड्रोम, जिसके अंदर सब सीक्रेशंस कम हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? सीक्रेशंस को बढ़ा देते हैं इस कंडीशन में, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग देंगे, पाइलोकार्पिन और सेबीमेलाइन। ठीक है, ओके। अब सपोज करो इसको ब्लॉक कर दे, रिसेप्टर कौन सा होगा? पता ही है, हमेशा M3 होगा।
अब इन रिसेप्टर को ब्लॉक करते क्या हो जाएगा, सब कुछ सीक्रेशंस कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लैक्रिमेशन खत्म होती क्या हो जाएगा, ड्राई आई, ठीक है। और ये सैलाइवेशन खत्म होती ड्राई माउथ, और स्वेटिंग खत्म होती क्या हो जाएगा, ड्राई स्किन, स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है ना। और ड्राई माउथ से डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और टॉकिंग, बोलने में और निकलने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ सीक्रेशंस सूख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन में होती है, सब कंडीशन जब एट्रोपिन की मान लो डोज ज्यादा दे दी हमने, ठीक है, या इन सब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट होते हैं ये वाले सब, ड्राई माउथ, ठीक है, ये सब ड्राई माउथ एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, इसके कारण। अच्छा, एट्रोपिन है ये बच्चों में नहीं देते हम, ठीक है ना, बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों, क्योंकि वहां पे ये हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस करता है। आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या काम आता है, स्वेटिंग है वो टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें बच्चों में हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस कर देते हैं, इसको एट्रोपिनिक फीवर बोलते हैं, तो इसको उसमें आप ध्यान रखना। अच्छा, और कौन सी कंडीशन है जिनमें सीक्रेशन को हमें इनहिबिट करना है, तो आप देखो उसमें होता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, जो पेशेंट के कोई सर्जरी करनी होती है एनेस्थीसिया देते हैं, उससे पहले कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं उनको, ठीक है, डिटेल में हम एनेस्थीसिया में देखेंगे। तो उसमें सीक्रेशंस को इनहिबिट करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। तो आप ये याद रखो, इसमें दो तरह की ड्रग होती है, वो होती है ग्लाइकोपायरोलेट, आप क्लासिफिकेशन देखो, ग्लाइकोपायरोलेट और एट्रोपिन, ठीक है। पर हम हमेशा ग्लाइकोपायरोलेट को ही प्रीफर करते हैं फॉर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट इज मोर पोटेंट, इट इज लॉन्गर एक्टिंग, इट डिक्रीज सेंट्रल इफेक्ट, सेंट्रल में इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट वो इसके कम होते हैं। और टैकीकार्डिया, जनरली टैकीकार्डिया एक साइड इफेक्ट होता है, वो भी इससे कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसकी एंटी सीक्रेटरी एक्टिविटी भी एट्रोपिन से ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो लॉन्ग एक्टिंग भी है, पोटेंट भी है, एक तरह से एंटी सीक्रेटरी एक्टिविटी भी ज्यादा है और साइड इफेक्ट भी कम है इसके। तो ग्लाइकोपायरोलेट को ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर एट्रोपिन इन द केस ऑफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अब आप बोलोगे कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में क्यों देते हैं इनको, तो इसलिए देते हैं कि जैसे सीक्रेशंस क्या होता है, जब पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो रेस्पिरेटरी सीक्रेशन यदि होते हैं ना, तो लैरिंगोस्पाज्म हो जाता है उनको, ठीक है ना। ओके, पेशेंट अनकॉन्शियस, तो लैरिंगोस्पाज्म है ना, वो दैट इज नॉट गुड। तो फॉर प्रोफाइलेक्सिस फॉर द लैरिंगोस्पाज्म ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सीक्रेशन वी यूज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, और सेकंड क्या होता है, कई बार क्या रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया भी हो जाता है इसमें, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। तो उसको रिवर्स करने के लिए भी आप मतलब जो बेगस नर्व की एक्टिविटी कई बार बढ़ जाती है, तो उसको भी इनहिबिट ये करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाली ड्रग्स हो गई हैं। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है ना। अब निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या होगा, अब निकोटिनिक रिसेप्टर का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिसेप्टर की बात करें, सबसे पहले एनएम की बात करें, तो वही अगेन इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर पे सिक्रेशंस इंक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, स्केलेटल मसल एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना। तो एनएम रिसेप्टर को एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, एनएम रिसेप्टर एक्ट करके स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, इंसुलिन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। ओके, तो अब आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एनएम जो रिसेप्टर उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। यस, इसको बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या हो जाता है, ये एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी हमें बढ़ानी होती है, तो इसलिए इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन एंड एड्रोफोनियम। ये सब ड्रग्स कौन सी हैं, ये सब एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग है जो क्या करती हैं, एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ाई जाती है साइनेप्सिस में, है ना। तो जिससे कि जो एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है उनको वो हटा देती है, तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो अगेन मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो मायस्थेनिया जो वीकनेस है वो रिवर्स हो जाती है, तो मायस्थेनिया होती है। और कहां पे देते हैं, तो अब इसके लिए आपको तुरंत देखना पड़ेगा कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर क्या होता है। अब इस रिसेप्टर को, अब आप एंटी मस्करिनिक तो खत्म हो गया, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक और एंटी मस्करिनिक ड्रग है, उनका निकोटिन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये अलग से मैंने जो ड्रग बताई थी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स को अपन बोलते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल रिलैक्सेंट। ये दो तरह की होती है,
एक होती है कॉम्पिटिटिव, एक होती है नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव जो होती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव जो होती है उनको बोलते हैं नॉन डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग। और इसके एग्जांपल होते हैं आपके डी ट्यूबोकोरेरिन, डी ट्यूबोकोरेरिन, ये होती है कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। और अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे, स्क्लेरोडेंटल रिलैक्सेंट करेंगे। तो ठीक है, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव सक्सिनैलकोलिन करके एक ड्रग होती है वो बाद में अपन देखेंगे। ठीक है, अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर पे। ये न्यूरोमस्कुलर इस रिसेप्टर पे कॉम्पिटिशन करती है विद एसिटाइलकोलिन। ठीक है ना, तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन एक्शन होता है। ये एक्शन कहाँ पे चाहिए होता है हमें, ये एक्शन चाहिए होता है जब हम पेशेंट को सर्जरी कर रहे होते हैं, तो जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उसके साथ हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट देते हैं। अब सपोज करो इसकी डोज बढ़ जाए, इसकी डोज बढ़ गई तो क्या होगा, इसकी डोज बढ़ गई तो एक तरीका है एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ा दो, तो ये कोई कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है तो फिर उसका एक्शन आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी आपको, यदि हमें एसिटाइलकोलिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है तो हमें किसको क्या देनी पड़ेगी, एंटीकोलिनेस्टेरॉइड। तो इसलिए ये जो ड्रग्स हैं नियोस्टिगमिन, पैराडोक्सिल, एट्रोपिन, ये नियोस्टिगमिन है, ये अगेन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव डीकोरेराइजेशन, मतलब डी ट्यूबोकोरेरिन के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए इसको बोलते हैं डीकोरेराइजेशन। इसके लिए आप क्या देते हो, नियोस्टिगमिन देते हो। ठीक है ना, और कहां पे देते हो, एक होता है कोबरा, कोबरा होता है, कोबरा स्नेक होता है, उस कोबरा बाइट हुआ तो कोबरा जो बाइट है उसका इफेक्ट सेम डी ट्यूबोकोरेरिन जैसा होता है, मतलब वो एक तरह से स्केलेटल मसल को रिलैक्स करता है, मतलब उसी रिसेप्टर बाइट करता है। तो कोबरा बाइट के अंदर भी आप नियोस्टिगमिन देते हो। ठीक है, तो नियोस्टिगमिन तीन कौन से, माइस्थेनिक ग्रेविस, पोस्ट ऑपरेटिव डीकोरेराइजेशन एंड कोबरा बाइट। ठीक है ना, ये वाले के अंदर हम ये एक्शंस देखते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द मोस्ट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सीएनएस इफेक्ट। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं सीएनएस इफेक्ट। सीएनएस इफेक्ट में क्या होता है कि जो ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग्स होती हैं, माइमेटिक ड्रग्स, ठीक है, ये कहां पे यूज होती हैं, ये एक जगह यूज होती है, इनको बोलते हैं सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टेरॉइड। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कार्ड सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टेरॉइड, इन ड्रग्स का नाम होता है राइवा स्टिगमिन, टेक्रिन, डोनिपिजिल एंड गैलेंटामिन। ठीक है, ये चार ड्रग्स होती है, ये सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टेरॉइड होती है। ठीक है ना, आप इसमें देखना, इस क्लासिफिकेशन में आपको देखेगा ये सब ड्रग कहाँ काम आती है। कंडीशन होती है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या होती है, ये एल्डरली पॉपुलेशन में होती है, इसमें डेमेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। और ये मेनली किससे होती है, इसमें कोलिनर्जिक जो फाइबर्स है ना, उनका ही एक्चुअली डिजेनरेशन हो जाता है। कोलिनर्जिक फाइबर का जिसको न्यूरो डिजेनरेशन बोलते हैं, यदि वो हो गया तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग देते हैं, वो क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन के मेटाबॉलिज्म कम करके और एसिटाइलकोलिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है। तो ये ड्रग स्पेशली राइवास्टिन, टेक्रिन, डोनिपिजिल एंड गैलेंटामिन होती है। ठीक है ना, तो टेक्रिन तो हेपेटोटॉक्सिसिटी कारण आजकल विड्रॉ हो गई है, तो इनमें से यही डोनिपिजिल, यही ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, इसी तरह से इस जैसे हमने ये कोलिनर्जिक ड्रग में देखा, ऐसी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, ये इनको बोलते हैं हम जो जिनका सीएनएस पे एक्शन होता है उनको बोलते हैं हम सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ये कहां पे होती हैं, ये एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस, ये ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस एक होता है जो ड्रग के कारण, और ड्रग मेनली कौन सी होती है, जो ड्रग डोपामिन को ब्लॉक करती हैं, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, अभी बाद में देखेंगे, तो वो सब पार्किंसन प्रोड्यूस करती है, तो उसकी ड्रग होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है ना, तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में कौन कौन सी मेनली कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, आप देखो बेंजेक्सोल जिसको बोलते हैं ट्राईहेक्सफेनिडिल, ट्राईहेक्स, आप क्लासिफिकेशन देखना आपको समझ में आ जाएगा, बेंजेक्सोल। ठीक है ना, ये वाली जो ड्रग्स होती है ये मेनली आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है ना, सेकेंड इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक का क्या होता है, वो होता है मोशन सिकनेस। तो एक इसमें जैसे एट्रोपिन पड़ी है ना, तो ऐसी एक ड्रग होती है हायोसिन, आप क्लासिफिकेशन में देखिएगा हायोसिन। ये हायोसिन क्या करती है, ये मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है,
ओके, मोशन सिकनेस में रिसेप्टर कौन सा होगा? डेफिनेटली M3 रिसेप्टर होगा। तो उसके थ्रू आयोसिन, तो आयोसिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस, स्पेशली प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, ठीक है ना। तो ये ट्रैवलिंग करते हैं उस समय जो एक उल्टी का मन, वोमिटिंग का मन होता है, वो उसके लिए हम ये वाला देते हैं। और हायोसिन का क्या है, एक सेडेटिव इफेक्ट भी आता है, ठीक है, सेडेटिव और एमनेस्टिक। सेडेटिव भी आता है, CNS डिप्रेशन इफेक्ट आता है, एमनेस्टिक, इसलिए इसको लाई डिटेक्टर में भी यूज करते हैं। पहले वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया था कि जो लोग झूठ बोलते हैं तो ये लगा दो आप, तो अपने आप वो सच बोलेगा, ठीक है ना। तो लाई डिटेक्टर में उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉइजनिंग का। यदि सपोज करो एंटी कोलिनेस्ट्रेस की पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, एंटी कोलिनेस्ट्रेस जो ड्रग्स है इनकी यदि पॉइजनिंग हो जाए तो क्या दोगे आप? एंटी कोलिनेस्ट्रेस पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है, जो भी इफेक्ट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के उनका एक्सग्रेशन हो जाता है, उनका एंटीडोट ऑफ चॉइस इज एट्रोपिन, ठीक है। अब सेम इसी तरह से यदि एट्रोपा बेलोडोना पॉइजनिंग, एट्रोपा बेलोडोना पॉइजनिंग, इसको धतूरा पॉइजनिंग भी बोलते हैं, धतूरा पॉइजनिंग, इसमें एंटीडोट, स्पेसिफिक एंटीडोट, स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ चॉइस इज फाइजोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन, ठीक है ना। दोनों पॉइजनिंग है तो दोनों में आई भी देंगे, ये भी आई भी देंगे, एट्रोपिन भी। तो देखो एंटीकोलिनेस्ट्रेस की जब पॉइजनिंग हुई तो एट्रोपिन दे दिया हमने, क्योंकि एंटीकोलिनेस्ट्रेस पॉइजनिंग के अंदर क्या होगा कि मेनली जो इफेक्ट आएंगे वो सब एक्सिक्रेटेड इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम, ठीक है, तो इसको ब्लॉक कर देंगे एट्रोपिन से, ओके। ऐसी एट्रोपा बेलोडोना पॉइजनिंग के अंदर क्या होगा, एट्रोपिन एक तरह से जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक वाला इफेक्ट सबसे ज्यादा आ जाएंगे, तो उसको फाइजोस्टिगमिन से हम उसको स्पेसिफिक एंटीडोट हो जाएगा उसका। तो क्वेश्चन जो इसमें आता है कि फाइजोस्टिगमिन इसका स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ चॉइस होता है, व्हाई नॉट द नियोस्टिगमिन, ठीक है। तो इसके आंसर सिंपल सा ये है कि फाइजोस्टिगमिन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके, एंड इट कैन ब्लॉक द पेरिफेरल एज वेल एज सेंट्रल, पेरिफेरल एज वेल एज सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। तो इन एट्रोपिन के पेरिफेरल सेंट्रल दोनों को ब्लॉक कर सकता है फाइजोस्टिगमिन, वेयर एज नियोस्टिगमिन क्या है, केवल पेरिफेरल को करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, आप इसको समझो, इसमें नियोस्टिगमिन, ये एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग है, ठीक है, एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग है। अब ये नियोस्टिगमिन के जो इफेक्ट अपन ने देखे अभी इससे पहले मैंने आपको बताए थे, टोटल 5 इसके यूजेस मैंने बताए थे आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे एक्शन दिखा रहा है, मतलब मस्कैरिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, ओके, या निकोटिनिक को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना। तो मस्कैरिनिक को एक्टिवेट करके मैंने कौन सा बताया था आपको, देखो, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, ओके, और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, ये 2 बताए थे हमने। तो ये मेनली किसके थ्रू हुए थे, M3 रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है, ओके। और जो निकोटिन के मैंने आपको बताए थे वो बताए थे आपको मायस्थेनिया ग्रेविस फर्स्ट, सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डीकोरेराइजेशन, जो डी-ट्यूबोक्लोरिन जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, ठीक है ना। और लास्ट एक कोबरा बाइट, ठीक है ना, कोबरा बाइट जो सेम कोरोरेट लाइक उसकी पॉइजनिंग होती है। तो इन तीनों में नियोस्टिगमिन देते हैं। तो ये तीनों जो मेनली इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये स्केलेटल मसल पे इफेक्ट है, तीनों का स्केलेटल मसल्स पे इफेक्ट है, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू है, तो ये सब निकोटिन के थ्रू होता है। तो इसमें अच्छा, और एक जो एट्रोपिन होती है ड्रग, ये मैंने आपको बताई थी, ये केवल मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, बट वो क्या आपको पता है मिसनोमर है, मेनली ये क्या है, एंटी मस्कैरिनिक ड्रग है, ठीक है ना। इसका केवल मस्कैरिनिक इफेक्ट होता है, निकोटिन पे इफेक्ट नहीं होता है। तो अब इन तीनों को मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आप समझो कि जब नियोस्टिगमिन को हम इन 2 यूज में देते हैं जो मस्कैरिनिक के थ्रू है, तो कभी भी एट्रोपिन नहीं देते हैं, तब तो एट्रोपिन नहीं देते हैं, ओके।
बट जब भी नियोस्टिग्मिन हम उन 3 यूज जो निकोटिनिक के थ्रू होते हैं, जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस, पोस्ट ऑपरेटिव डिक्लोरेशन एंड कोबरा वाइट, तो निकोटिन के थ्रू होते हैं तो अननेसेसरी मस्करनिक के साइड इफेक्ट आ जाते हैं, तो उनको ब्लॉक करने के लिए हमेशा एट्रोपिन दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि नियोस्टिग्मिन इज गिवन विद द एट्रोपिन इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस और कोबरा वाइट, गिव रीजन। ठीक है, तो आपको रीजन ये बताना है कि अननेसेसरी जो मस्करनिक के इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट डेवलप होंगे, उनको ब्लॉक करने के लिए नियोस्टिग्मिन इज ऑलवेज गिवन विद द एट्रोपिन इन द केस ऑफ इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस और पोस्ट ऑपरेटिव डिक्लोरेशन और कोबरा वाइट, बट नॉट गिवन नियोस्टिग्मिन इज नॉट कंबाइंड विद द एट्रोपिन इन केस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक और यूरिन, क्योंकि देना ही नहीं है, क्योंकि वो यदि ये एम के थ्रू एक्सटेंड कर रहा है तो एट्रोपिन तो ब्लॉक करना ही नहीं है हमें। ठीक है, ओके। अब लास्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला था उसमें एक ब्लड वेसल्स रह गई है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है, ब्लड वेसल्स वाला आप देख लो। तो मैंने आपको बताया कि इट इज स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस, तो ये कहाँ क्या स्टिमुलेटरी, ब्लड वेसल के अंदर क्या करता है कि ब्लड वेसल्स में एंडोथीलियम में मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहां पे ये ईडीआरएफ को रिलीज करता है। ईडीआरएफ इज ए एंडोथीलियल डेराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, और इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, तो एक तरह से है तो स्टिमुलेंट इफेक्ट इसका, बट अल्टीमेट यदि एनओ का इफेक्ट है तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इससे बीपी कम हो जाता है, यानी हाइपोटेंशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम से हाइपोटेंशन होता है बाय द रिलीजिंग ऑफ ईडीआरएफ। ओके, थैंक यू।